नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है, यानी कि जो सीटों का बंटवारा था वो हो चुका है। जेडीयू को 101, बीजेपी को 101 और हमको 6 सीटें, कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीट मिली है। अब बात ये उठता है कि क्या चिराग पासवान को 29 सीट मिली है तो क्या उनकी मनपसंद की सीटें हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तो चिराग पासवान को 29 सीटें मिलने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि 25 में ही उन्हें समेटने की बात चल रही थी। लेकिन बार्गेनिंग की जो पावर है चिराग पासवान की, वो इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब 25 सीटों से खिसकते 26 और फिर 29 पर फाइनल बात बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह 29 सीटें उनके स्ट्राइक रेट को जारी रखेगी, यानी कि जो 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में दिखा था, क्या वो होगा या फिर इस बार स्ट्राइक रेट कम होगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या जो सीटें हैं वो जिताऊ है, और अगर नहीं है तो क्या उनके साथ गेम हो चुका है, यानी कि खेल हो चुका है, और अगर किया है तो किसने किया है, जेडीयू ने या फिर बीजेपी ने। और वो जो सीटें हैं उस पर दबदबा किनका है, आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए का। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, साफ तौर पर 29 सीटें मिल चुकी है चिराग पासवान को, जो कि माना नहीं जा रहा था। कहा जा रहा था कि 25 या 26 सीटें चिराग पासवान को मिलेगी, लेकिन 29 सीटें बार्गेनिंग पावर, जो हम बात कर रहे थे कि बार्गेनिंग पावर जो है वो देखने को मिला है यहाँ। लेकिन क्या वो सभी सीटें जिताऊ है, क्या उनके स्ट्राइक रेट को या बरकरार रखेगी? न बिल्कुल, जैसे ही ऐलान हुआ और 29 सीटें चिराग के खाते में गई तो तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई कि चिराग पासवान ने जो चाहा उससे ज़्यादा उनको मिल गया। और बीजेपी ने ऐसा किया है, बीजेपी चिराग पासवान को चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें। जेडीयू की 115 सीटें 2020 में जेडीयू लड़ा था, 101 सीट जेडीयू को मिली, तो जेडीयू के खाते से 14 सीटें कट गई। और सबके पीछे कहीं ना कहीं कहा गया कि बीजेपी और चिराग पासवान की जो बॉन्डिंग है वो काम आई है, और यही वजह है कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। अब जो 29 सीटें मिली है उसमें से 10 सीटें जेडीयू के खाते की है, 10 सीटें बीजेपी के खाते की है, और रेस्ट पार्टी जो एनडीए गठबंधन में शामिल दल हैं उनके खाते की सीट है। पहले जो सीटों के बारे में कहा जा रहा था कि जो 29 सीटें मिली है फिलहाल, जो जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी के कैंडिडेट, जब अनाउंसमेंट हुआ था उसमें 4-5 सीटों का अंतर था, यानी कि जेडीयू जहां पर सिटिंग कैंडिडेट थे या मजबूत कैंडिडेट थे जेडीयू के, वो सीटें भी चिराग पासवान के खाते में जाती हुई दिख रही थी या बात हो चुकी थी अंदर खाने। लेकिन फिर नीतीश कुमार नाराज हुए, फिर उन्होंने सोनवर्षा सहित कई जगहों पर अपने सिंबल बांटे, राजगीर में, हिलसा में, और कहा गया कि चिराग पासवान के खाते में वो सीट थी, और फिर बाद में उसके बदले में कुछ और सीटें उन्हें दी गई। तो बिल्कुल ये प्रश्न उठता है कि क्या जो 29 सीटें दी गई हैं वो पसंद की सीटें हैं, या फिर संख्या गिनाने के लिए 29 सीटें दी गई हैं उनको। क्या वो जिताऊ हैं, क्या वो स्ट्राइक रेट जिसकी दुहाई देते हैं, बात करते हैं, क्या वो स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाने में विधानसभा चुनाव में कामयाब हो पाएंगे। आपने कहा कि खेला हुआ है चिराग पासवान के साथ, तो बीजेपी ने किया है, जेडीयू ने किया है, ये हम फैक्ट बताएंगे। किसने किया है यह दर्शक को खुद समझना है कि किसके साथ किसने गेम किया है, खेला हुआ है या नहीं हुआ है, या फेयर हुआ है। देखिए, जो 29 सीटें मिली है उसमें से हमने रिसर्च किया है, डाटा जुटाया है, उसको देखा जाए तो 29 में से सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीटें छोड़ी है। रेस्ट 27 जो सीट है वो सब की सब 2020 में हारी हुई सीटें हैं, यानी कि चिराग के खाते में एनडीए ने 27 हारी हुई सीट दी है। और अगर सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ है तो शायद चिराग का जो स्ट्राइक रेट है, जो उनका रिकॉर्ड है, उसको बेहतर करने का मौका दिया गया है। और उनसे अपेक्षा है कि जो जेडीयू और बीजेपी नहीं कर पाए साथ रह करके, या हम भी रह करके, वो चिराग पासवान कर दिखाएंगे। और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो वाकई में चिराग पासवान एक कद तो बड़ा आज की तारीख में भी है,
और बड़ा कद हो जाएगा उनको और बड़े। आशुतोष जी, क्योंकि ये बातें हो रही है तो एक छोटा सा सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्या ये एक चुनौती के रूप में भी दिया जा रहा है कि जो 27 हारी हुई सीटें हैं उस पर आप फतेह करके दिखाएं, तब हम आपकी स्ट्राइक रेट को मानेंगे। 5 तो ठीक है, आप लोकसभा में आप जीत गए, हम सब इंटैक्ट थे, लेकिन क्या 27 सीटें इसलिए भी दी गई है ताकि वो जो चुनौती है वो पूर्ण करके वो दिखा सके? पॉजिटिव तरीके से लेने वाले लोग इसी तरीके से लेंगे कि चाहे जो भी सीट दीजिए आप हमको, हम जिता के आपको एनडीए की झोली में देंगे। और चिराग पासवान ने अगर कुछ अंदर खाने कुछ खेला करने की कोशिश हुई होगी तो चिराग पासवान ने उसको भी चैलेंज के रूप में लिया होगा कि हाँ, हम जब परिणाम आएगा 2025 का, जब 14 नवंबर को, तो दिखाएंगे कि एलजेपीआर क्या चीज़ है, एलजेपीआर के उम्मीदवार कितने मजबूत हैं, कितनी सीटें ला पाते हैं, ये दिखाने वाली बात होगी। 29 सीटें, इसमें से जो जिन दो सीटों की बात हम कर रहे हैं उसमें से भी एक सीट जो एक विधायक थे परबत्ता से, जेडीयू के जो सिटिंग विधायक थे संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, वो फिलहाल आरजेडी में के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि वो भी कहा जा सकता है कि वो अब महागठबंधन के खाते में ही है। एक नहीं कह सकते 1.5 सीटें ऐसी हैं हाँ, जिस पे जीत। गोविंदगंज सीट जरूर है जो सिटिंग थी बीजेपी, और बीजेपी अंतिम वक्त तक उसके लिए लड़ाई लड़ रही थी कि गोविंदगंज की जगह पर कोई और सीट दी जाए, लेकिन चिराग पासवान भी अड़े हुए थे चूंकि राजू तिवारी वहां पर पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छा फाइट हुआ था वहां पर, तीसरे नंबर पर जरूर रहे थे लेकिन अच्छा खासा वोट लिया था और वहां से वो विधायक रहे भी हैं। तो राजू तिवारी के लिए उन्होंने एक तरीके से वीटो लगाया और बीजेपी को अंतिम वक्त में राजू तिवारी के लिए वो सीट छोड़नी पड़ी, जो कि पहले शायद जो लिस्ट बनी थी उसमें राजू तिवारी का नाम नहीं था या गोविंदपुर सीट नहीं थी, गोविंदन सीट नहीं थी। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार आ रहे और उन्होंने अपनी सीटें ली जो चिराग के खाते में गई थी, तो फिर बदले में चिराग पासवान ने भी, चाहे वो ब्रह्मपुर की हुलास पांडे के लिए सीट हो या गोविंदगंज की राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए हो, ये सारी सीटें ली गई है। वहाँ पर गोविंदगंज में सुनील मणि त्रिपाठी बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट थे और 31,300 वोट ला करके वहाँ पर राजू तिवारी तीसरे नंबर पर रहे थे पिछली बार 2020 में। वहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं। मैक्सिमम वो कैंडिडेट हैं जो 2020 में चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट उन्होंने लाया था, उनको चिराग पासवान ने उन पर भरोसा जताया है। महुआ सीट भी उन्हीं में से है, संजय कुमार सिंह हैं जो कि 25,300 के आसपास वोट लाया था उन्होंने। महुआ सीट के बारे में कहा गया कि पहले उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई जो कि बाद में कंपनसेट हुआ और पारू विधानसभा की सीट उनके खाते में चली गई। तो महुआ सीट पर संजय कुमार सिंह जो कि अशफाक करीम के लिए मानी जा रही थी कि जेडीयू वहाँ पर अशफाक करीम को चुनाव लड़ाएगा, लेकिन महुआ सीट भी उनके खाते में गई। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान के लिए मतलब एज भी है, जैसे सुगौली है। पिछली बार वीआईपी के सिंबल पर 2020 में रामचंद्र सैनी जो बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार थे, सिटिंग सीट थी उनकी, वो लड़े थे रामचंद्र सैनी और 1,000-2,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। तो सुगौली सीट भी इस बार उनके खाते में गई है। एक नाथनगर सीट भी है, वहाँ पर भी कम वोटों के अंतर से एनडीए चुनाव हारा था, एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हारे थे। तो करीब 4 सीटें कहा जा सकता है कि 4 सीटें ऐसी है जो एक तरीके से जिताऊ दिख रही है, लेकिन रेस्ट जितनी भी सीटें हैं वो डिफीट वाली सीटें, हार वाली सीटें हैं जहाँ पर जेडीयू या बीजेपी के कैंडिडेट पिछले चुनाव में हार गए थे। तो अब ये समझने वाली बात दर्शकों के ऊपर ही छोड़ते हैं कि चिराग पासवान के साथ जेडीयू ने खेला किया या अंतिम वक्त में परिस्थिति ने खेला किया है या किसी स्ट्रेटेजी के तहत उनको ये सीट दी गई है। चूँकि आपको याद होगा कि शाहाबाद वाले में लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह लड़ गए थे तो कुशवाहा ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, तो शाहाबाद में भी सीटें दी गई है उनको। तो उम्मीद होगी कि चिराग पासवान वहाँ पर परचम लहराएं और जाहिर तौर पर जब चिराग पासवान या उनके कैंडिडेट जीतते हैं तो वो एनडीए के पार्ट हैं, तो एनडीए की ही मदद करेंगे सरकार बनाने में। ऐसी सीटें हैं कई। देखिए शाहाबाद एक तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ऐसी सीटें हैं जो नहीं हैं
एनडीए के पास। लेकिन एक सवाल मतलब इसमें दो बातें आ जाती हैं, सवाल तो है ही लेकिन दो बातें ये भी आ जाती है कि जो सीटें ऐसी है जहां पर एनडीए में जितने दल है वो कहीं ना कहीं हल्के पीछे रह गए थे, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जब सभी साथ में आ रहे हैं, यानी कि चिराग पासवान, जेडीयू और बीजेपी जब साथ आ रही है तो क्या उस पर जीत होती है या नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये भी कि कहीं चिराग पासवान भी ये देख रहे हो कि उनके जो उम्मीदवार है वो पिछले बार बहुत कम वोटों से पीछे रह गए थे, तो अगर उनको साथ मिल जाए तो चिराग पासवान के पास भी सीटें बढ़ जाएंगी जीतने वाली। देखिए, बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव होता है राजनीति में, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। एक मोटिव ये भी हो सकता है जो थिंक टैंक है उन लोगों का, कि जो सीटें हारी हुई है, चिराग पासवान का व्यक्तित्व है, लोकप्रिय हैं वो, स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है हर बार, कैंडिडेट्स भी अच्छे चयन करते हैं, तो इसका एडवांटेज मिलेगा। दूसरी मंशा जो निगेटिव थॉट वाले लोग होते हैं या दूसरे तरीके से इसको लेने वाले लोग होते हैं, या फिर महागठबंधन के जो लोग हैं, उनके ओर से जो दबी जुबान जो बातें कही जा रही है वो ये भी है कि चिराग पासवान को कमज़ोर सीटें दी गई है जहां पर एनडीए कमज़ोर था, इसलिए चूंकि वो किंग मेकर न बन जाएं, ज़्यादा सीटें लाएंगे। और 243 विधानसभा की सीटें हैं, बहुत जगह फाइट चल रही है, नेक टू नेक मुकाबला है, तो इतनी सीटें उनके खाते में ना आ जाए कि बाद में वो बार्गेन करने लगे कि भाई हमें डिप्टी सीएम का पोजीशन दीजिए या बाकी चीज़ें दीजिए। ये सारी ये भी चीज़ें होती है। महागठबंधन में ऐसा ही खींचतान चल रही है, इसी वजह से मारामारी चल रही है। कांग्रेस और आरजेडी में और वीआईपी में ठनी हुई है, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ। 10 ऐसी सीटें हैं जहां कैंडिडेट भी उतार चुके हैं। क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल वहां से भी हम जानना जरूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन एनडीए को कब हराएगी, जब वो एक दूसरे को साथ रहे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन एक दूसरे को ही हराने में लगी हुई है। बिल्कुल, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, फ्रेंडली फाइट की भी नौबत होती है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंडली फाइट वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक मंशा के तहत लोग जा रहे हैं कि इसको तो हरा देना है, चाहे जैसे हो जाए। इससे पीछे की वजह भी है, कांग्रेस और आरजेडी में अंतिम वक्त तक बात नहीं बनी, सीट शेयरिंग का ऐलान तक नहीं हुआ, आरजेडी ने तो औपचारिक तौर पर लिस्ट भी जारी नहीं की है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह जो आरजेडी का थिंक टैंक है वो ये मान रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इसके लिए कल्प्रिट हैं। इसके मतलब उन्होंने ऐसा किया है, गेम किया, खेला किया है। उसके अलावा जो चुनाव बिहार प्रभारी हैं कृष्णा और उनके बारे में कहा जा रहा है। और आज कांग्रेस से कई सारे नेता जो टिकट के दावेदार थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है और कहा कि वोट चोरी नहीं, टिकट की चोरी हुई है। ये वाला खेला तो लोकसभा में भी हुआ था जब आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को मतलब बिना लिस्ट जारी किए ही उन्होंने लोकसभा में भी टिकट देना शुरू किया था। नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में ऐलान हो जाता है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरीके से अब तक फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, सेकेंड फेज का हो रहा है। मुकेश सहनी को जो सीटें दी गई वो भी स्पष्ट नहीं है। 6 सीटों पर कल उनकी पार्टी तरफ से नामांकन पड़े थे। एक सीट पर गौरव आराम से ज़रूर आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया था वो वापस लेने की बात उन्होंने कही है आरजेडी के थिंक टैंक ने, लेकिन बाकी सारी सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। 10 ऐसी सीटें हैं जो अभी हम लोग चलाए भी हैं कि वहाँ पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। और सुरेश पासवान को कुटुम्बा में जहाँ से राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनके सामने में चुनाव लड़ाया जा रहा है। सुरेश पासवान आरजेडी के सिंबल पर वहाँ से पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो मंशा यही है कि उनको हराया जाए, प्रदेश अध्यक्ष को हराया जाए। जो स्थिति ये नौबत आई है उसके पीछे जिम्मेवार मान रहे हैं आरजेडी वाले लोग उन्हीं को, तो उन्हीं को हरा दिया जाए। तो ये जब ये भावना आ जाएगी तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे एनडीए से। तो वो दोनों गठबंधनों में है, लेकिन यहाँ पर कम से कम धरातल पर ये चीज़ें नहीं दिख रही है। अंदर खाने चाहे जो भी खेल चल रहा हो, पिछली बार कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू उम्मीदवार के सामने में कैंडिडेट उतारे थे और जेडीयू को उसका नुकसान झेलना पड़ा था, हो सकता है कि इस बार जेडीयू चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये सारी चीज़ें राजनीतिक गलियारों में जरूर चल रही है, धरातल पर कितना उतरता है। चूँकि एनडीए बेशक देर से ही सही, लेकिन उसने समय रहते सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट कर दिया है औपचारिक तौर पर। चाहे
थोड़ी बहुत नाराज़गी जरूर सामने आई हम की या उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन सब कुछ धरातल पर फिलहाल ठीक ठाक नज़र आ रहा है। सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर हमने बात की। लोग कैसे लेते हैं इसको वो कमेंट करके अपना ज़रूर बताएंगे। लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से, किसी भी खेल से, किसी भी स्ट्रेटेजिकल मूव से इनकार नहीं किया सकता। ये सारी चीज़ें होती रहती है। आगे चल कर के भी ऐसा ना हो कि वो झेलना पड़े, तो इसके लिए पहले से ही कुछ करे। लेकिन हाँ, अगर इसके बावजूद अगर कुछ निगेटिव चीज़ें भी सोच के तहत दी गई है चिराग पासवान को 29 सीटें, जिसमें 27 सीटें एनडीए पिछली बार हार गया था या बीजेपी जेडीयू हार गए थे, और अगर चिराग पासवान उसमें से मैक्सिमम सीटें जीत करके झोली में डालते हैं, कामयाब होते हैं, तो चिराग पासवान की स्थिति और बेहतर होगी आने वाले दिनों में। एनडीए में और बड़ा कद होगा उनका बीजेपी की नज़र में या प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में, और मजबूती से वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तान्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस पूरे सीट शेयरिंग पर क्या सोचते हैं, क्योंकि 27 सीटें ऐसी है जिस पर एनडीए के विधायक नहीं है, कह सकते कि एनडीए को एक हार झेलनी पड़ी थी। उनमें से 4 सीटें ऐसी है जिसमें मजबूत स्थिति में थी एनडीए, लेकिन जीत नहीं पाई। अब जो 2 सीटें बाकी थी उसमें से एक विधायक ऑलरेडी आरजेडी में जा चुके हैं, एक बीजेपी के पास है। तो हालांकि देखने की बात यह होगी कि जब 14 नवंबर को रिजल्ट्स आते हैं तो क्या होगा। लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही खींचतान जारी है। एक बाहरी खींचतान से परेशान है तो दूसरे में अंतर्कलह चल रहा है, लेकिन जो जनता है उनके सामने काफी मजबूती से निकलकर सामने आ रहे हैं। समय रहते सीट शेयरिंग हो गया, नामांकन हो गया, जितने भी बड़े नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं और आकर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इंतजार है 14 नवंबर का कि आखिरकार जो 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई है, क्या उन सीटों में वो कितनी सीटें जीत पाते हैं। जो 27 सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें बैक हो पाती है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस सीट शेयरिंग पर क्या सोचते हैं, और क्या चिराग पासवान में इतना कैलिबर है कि उन 27 सीटों में से 50% सीटें भी वो एनडीए में ला सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।